हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की रिगार्डिंग एक और नया लेसन कवर करेंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह होगा सेक्शन 41, जिसको ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंशिएबल ओनर के नाम से जाना जाता है। आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि हम आज की क्लास में क्या क्या बातें जानेंगे। आज की क्लास के तहत हम यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 41 को जानेंगे, ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंशिएबल ओनर को। हम यहाँ पर सेक्शन 41 के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में जानेंगे और इसी के साथ यहाँ पर आज हम सेक्शन 41 से रिगार्डिंग जितने भी केस लॉ हैं, इम्पॉर्टेंट केस लॉ हैं, हम उनके बारे में भी आज यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 41 के रिगार्डिंग इसके मीनिंग और इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सेक्शन 41 जो कि ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंशिएबल ओनर के बारे में बताता है। सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप सेक्शन 41 को रीड कर रहे हैं तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है हमारे वो यह है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्टेंशिएबल ओनर। आखिरकार ऑस्टेंशिएबल ओनर का मतलब क्या है? तो जनरल स्पीकिंग ऐसा व्यक्ति जो कि रियल ओनर नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो कि असली मालिक नहीं है प्रॉपर्टी का, लेकिन वह अपने आप को प्रॉपर्टी के ओनर के रूप में शो करता है, अपने आप को वह प्रॉपर्टी के ओनर की तरह दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ऑस्टेंशिएबल ओनर कहते हैं। आपको एक बात हम और बता के चलें, एक मैगज़िम है नेमो डैट नॉन कॉन हैबिट। इस मैगज़िम का मीनिंग होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा टाइटल किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, लेकिन उसके कई एक्सेप्शन हैं और सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 41 इस मैगज़िम का एक एक्सेप्शन माना जाता है। तो आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारे नए पॉइंट्स इस टॉपिक के तहत कवर होंगे। हम वापस डेफिनेशन पर आ गए अपनी। हमने ऑस्टेंशिएबल ओनर का मीनिंग कंप्लीट कर लिया कि ऐसा व्यक्ति जो कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है, लेकिन वह अपने आप को प्रॉपर्टी के ओनर की तरह प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति को हम यहाँ पर ऑस्टेंशिएबल ओनर कहते हैं। अब आप एक बार सेक्शन 41 को रीड करिए। वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक बात याद रखिएगा, ऑस्टेंशिएबल ओनर जो है ना, जो कि रियल ओनर नहीं है, मीनिंग क्लियर हो चुका है। ऑस्टेंशिएबल ओनर के द्वारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब एक क्वेश्चन एराइज हो गया, प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पर, तो याद रखिएगा सेक्शन 41 के तहत प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही इंक्लूड किया गया है। तो ऑस्टेंशिएबल ओनर के द्वारा जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑस्टेंशिएबल ओनर है ना, उसके द्वारा ऐसा ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसकी कंसेंट से, उसकी सहमति लेकर ही ऐसा किया जाता है। कहीं ना कहीं उसकी सहमति, कहीं ना कहीं उसकी कंसेंट होती है। अब चाहे ऐसी सहमति एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइड हो। अब सहमति के रिगार्डिंग एक बात और समझ लो, यहाँ पर सेक्शन 41 के तहत सहमति का मतलब फ्री कंसेंट से माना जाएगा। और ये वर्ड जो है, ये जो शब्द है फ्री कंसेंट, हमने कहाँ पर जाना था ये बता दो। हमने इस शब्द को जाना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 जो कि फ्री कंसेंट के बारे में बताता है, जिसमें बताया गया है कि ऐसी कोई भी सहमति जो कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक से फ्री होती है,
तब माना जाता है कि ऐसी सहमति फ्री है। तो यही वाली बात यहाँ पर भी लागू होगी कि जो रियल ओनर है उसके द्वारा ही सहमति दी गई है, चाहे वो एक्सप्रेस तरीके से दी गई हो या फिर इम्प्लाइडली दी गई हो, पर वो सहमति फ्री होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ऑस्टेंशिएबल ओनर के द्वारा किस प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया था? इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया था। ऑस्टेंशिएबल ओनर कौन है? जो कि अपने आप को रियल ओनर के रूप में प्रेजेंट करता है। एक बात और, यहाँ पे जो ये ट्रांसफर की बात हो रही है ना, ट्रांसफर की, तो इसका मतलब चाहे वो सेल हो, मॉर्गेज हो, गिफ्ट हो, यहाँ पर हर तरह का ट्रांसफर इसमें इंक्लूडेड है। याद रखिएगा, जो ट्रांसफर करा गया है प्रॉपर्टी का वो कंसिडरेशन पर है, मतलब कंसिडरेशन रिसीव किया गया है ट्रांसफरी से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल होगा? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या ऐसा ट्रांसफर जो कि ऑस्टेंशिएबल ओनर के द्वारा किया गया है, बाय कंसिडरेशन किया गया है, बाय कंसेंट किया गया है, क्या ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल होगा? तो इसका आंसर देखिए यही है, ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं होगा, ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं होगा। लेकिन प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफरी है, जिसने सपोज करो उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, ऑस्टेंशिएबल ओनर ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफरी होगा उसे यह साबित करना होगा कि उसके द्वारा उस प्रॉपर्टी को रीजनेबल केयर और गुड फेथ में खरीदा गया है बाय कंसिडरेशन। उसने कंसिडरेशन देकर रीजनेबल केयर बरतते हुए गुड फेथ में अपना यह काम किया है, तभी यहाँ पर यह कहा जाएगा कि ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं है। अगर मैं एक बार इस डेफिनेशन को समराइज करूं तो अब तक बहुत कुछ आपको क्लियर हो चुका है। बहुत सिंपल शब्दों में एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्टेंशिएबल ओनर वह व्यक्ति होता है जो कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं होता है, वह प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है। यहाँ पर वह अपने आप को प्रॉपर्टी के ओनर के रूप में प्रेजेंट करता है। उसे जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, उस ऑस्टेंशिएबल ओनर को उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर की ओर से सहमति दी गई होती है। अब ऐसी सहमति एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे भी हो सकती है। यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी को ऑस्टेंशिएबल ओनर ने बेचा है, ट्रांसफर किया है, वह इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर वह ट्रांसफर कंसिडरेशन के आधार पर किया गया है। ऐसे ट्रांसफर को वॉइडेबल नहीं कहा जाएगा अगर यह साबित हो जाता है कि उस ट्रांसफरी ने कंसिडरेशन देकर विथ रीजनेबल केयर और गुड फेथ में अपना एक्ट किया था, तब यहाँ पर इस पूरे ट्रांसफर को वॉइडेबल नहीं किया जाएगा। आपने बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में जाना होगा। सेक्शन 41 की जो थ्योरी है वो बेनामी ट्रांजैक्शन पर ही अप्लाई होती है। आप इसमें एक केस देखिए, केस का नाम आपके सामने है। सैयद फिदा अली का केस था, जिसमें बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से खरीदता है, या फिर वह प्रॉपर्टी अपने नाम से ही खरीदता है पर बाद में उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देता है, और यहाँ पर ऐसा करने का उस व्यक्ति का पर्पस किसी भी हालत में किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बेनिफिट देना नहीं है, तो ऐसे मामले में ऐसे ट्रांजैक्शन को ही बेनामी ट्रांजैक्शन के रूप में जाना जाता है। अब आप यहाँ पर इसके एसेंशियल्स जान लीजिए। आपको डेफिनेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसके एसेंशियल्स की बात करते हैं कि सेक्शन 41 के कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है हम उसे ट्रांसफरर कहते हैं, और सेक्शन 41 में वह ट्रांसफर ऑस्टेंशिएबल ओनर ही होगा।
ऑस्टेंशिएबल ओनर के द्वारा ही इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे ऐसा करने की सहमति उसके रियल ओनर के द्वारा ही दी गई है। यहाँ पर सहमति का मतलब फ्री कंसेंट से माना जाएगा। एक्सप्रेस का मीनिंग तो सभी को समझ में आता है। आप इम्प्लाइड में देखिए, अगर ए है वह प्रॉपर्टी का रियल ओनर है और यहाँ पर जो बी है वह अपने आप को इसका प्रॉपर्टी का एज अ ओनर सबके सामने शो कर रहा है और यहाँ पर ए यह देखकर भी साइलेंट है, तो ऐसा पता चल रहा है कि उसने इम्प्लाइडली ए बी को कंसेंट दे दी है, यहाँ पर यह माना जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है और ऐसा ट्रांसफर तभी वॉइडेबल नहीं होगा जब यहाँ पर ट्रांसफरी यह साबित कर देगा कि उसके द्वारा रीजनेबल केयर बरती गई थी और उसने अपने इस एक्ट को गुड फेथ में किया है, तभी यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर को वॉइडेबल नहीं किया जाएगा। इसमें एक बात याद रखिएगा, रीजनेबल केयर का मतलब क्या होगा, उतनी सावधानी बरतना जितना कि एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने काम को करते हुए रखता। तो अगर यहाँ पर ये बातें साबित हो गई कि ट्रांसफरी के द्वारा रीजनेबल केयर की गई थी, गुड फेथ में काम था, बाय कंसिडरेशन उसने प्रॉपर्टी ली थी, तो यहाँ पर इस तरह के फिर ट्रांसफर को रद्द नहीं किया जाएगा, कैंसिल नहीं किया जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ केस लॉ हैं जिनके बारे में अब हम जानेंगे। सैयद फिदा का केस तो हम पहले से ही क्लियरिफाई कर चुके हैं। अब हम जानते हैं मोहम्मद सुलेमान का केस। मोहम्मद सुलेमान के केस में क्या था, आराम से समझिएगा। इस केस में एक फीमेल थी, उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के रूप में मकान था उनके पास में। अब वो एक बार कहीं पर किसी काम से गई और अपने इस मकान को अपने रिलेटिव को सौंप कर गई थी। उनके रिलेटिव ने क्या करा, उनके रिलेटिव ने म्युनिसिपैलिटी में जाकर अपना नाम उनके नाम की जगह दर्ज करवा लिया और ऐसा करने के 2 साल के बाद में उस रिलेटिव ने उनके इस मकान को बेच दिया। अब यहाँ पर जो खरीदार था, जो बायर था, उसने केवल उन कागजों पर ही ध्यान दिया और उसने कोई भी सावधानी नहीं बरती। यह फीमेल जो थी वह लगभग 5 साल के बाद में वापस आ गई। अब इन्होंने यहाँ पर अपने रिलेटिव से प्रॉपर्टी वापस मांगी और तब इन्हें पता चला कि इनकी प्रॉपर्टी तो बेच दी गई है। इन्होंने मुकदमा दाखिल करा। जो बायर था उसने अपने फेवर में यह कहा कि उसके द्वारा बाय कंसिडरेशन विथ रीजनेबल केयर एंड गुड फेथ में अपना वर्क किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह ट्रांसफर कैंसिल ना किया जाए, यह ट्रांसफर वैलिड है। लेकिन कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि बायर यह बात अच्छी तरह जानता था कि यह मकान, यह प्रॉपर्टी उस फीमेल की थी और बायर के द्वारा कोई भी रीजनेबल केयर नहीं रखी गई थी, इसलिए कोर्ट ने इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। आगे जाकर जयदयाल पोद्दार का केस भी हुआ है। यह केस भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट केस माना जाता है और इस केस के तहत भी सेक्शन 41 को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। एक केस और समझ लीजिए आप, राम कुमार का केस था। इसमें ही इस केस में डिसाइड किया गया कि जब प्रॉपर्टी का ओनर किसी अन्य को अपनी प्रॉपर्टी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करने की परमिशन दे देता है और बायर ऑस्टेंशिएबल ओनर को ही रियल ओनर समझ के अपना काम कर रहा है, जो बायर है वो ऑस्टेंशिएबल ओनर को ही रियल ओनर समझ के अपना काम कर रहा है, कंसिडरेशन के साथ में रीजनेबल केयर बरतते हुए गुड फेथ में अपना एक्ट कर रहा है, तब यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर को कैंसिल नहीं किया जाएगा। ऐसा ट्रांसफर तभी रद्द किया जा सकता है जब ये साबित कर दिया जाए कि एक्चुअली में जो बायर था वो यह जानता था कि सामने वाली पार्टी रियल ओनर नहीं है, ऑस्टेंशिएबल ओनर है। इसी के साथ में एक बात आप इसमें और समझ लीजिए, सेक्शन 41 के जो प्रोविजन है वह मूवेबल प्रॉपर्टी पर, चल संपत्ति पर और सेल बाय कोर्ट पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर आज आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है।